ओके फाइन। तो देखिए भाई, हमने मैग्नेटिक चार्ज है ना, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, तो कल हमने उसमें पढ़ा था बायोट-सैवर्ट लॉ, जिसके हमने पूरी डिटेल में देखा था। और बायोट-सैवर्ट लॉ से जो हमारा एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था वो आया था μ0/4 I/dl sin थीटा अपॉन r²। इसको हमने कल डिराइव किया था और इसके हमने बहुत सारे और भी फॉर्मूले निकाले थे। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से चल रहे हैं, तो अब आज हम एक प्रूफ करने वाले, एक डेरिवेशन करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये पहले हमने निकाला था जब हमारा एक चार्ज मूव कर रहा होगा तो उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर हमने निकाला कि अगर एक स्मॉल करंट एलिमेंट है उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो कि बायोट-सैवर्ट लॉ से आई थी। अब आज हम पूरे कंडक्टर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है ये निकालने जा रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। ये थोड़ा मैथमेटिकल प्रूफ है इसका, जो मैं भी आपको कराने जा रहा हूँ। और आप लोग बायो वाले हो तो हो सकता है कि थोड़ा परेशानी हो, लेकिन फिजिक्स इसमें ज़्यादा नहीं लग रही, थोड़ी मैथ ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बेसिक से क्लियर करूँगा तो समझ में आ जाएगा। नहीं, हमें प्रूफ क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, हम जो प्रूफ करने जा रहे हैं, किसका प्रूफ करने जा रहे हैं, देखिए ये फॉर्मूला होता है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ऑफ ये B इक्वल्स टू μ0/4 I/r sin φ1 प्लस sin φ2। क्या है सब समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ये इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं फिलहाल। तो बात चल रही है कि भाई कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो भाई हम बना लेते हैं पहले इसकी फिगर कि भाई एक ही हमारा स्ट्रेट कोई कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट जो हमारी आई वो नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ रही है। तो उसको हम नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट ए कह देते हैं एंड दिस इज पॉइंट बी। तो अब भाई अब इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से अगर मेरा यहाँ पे कोई पॉइंट है P डैश, उस पर मुझे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कैसे निकालेंगे, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी वो यही निकल कर आएगी जो कि आप फॉर्मूला देख रहे हो अपने सामने। अच्छा जी, तो पहले थोड़े से छोड़िए पढ़ लेते हैं क्या क्या दे दिया उन्होंने। कि हमने माना कि भाई ए बी इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग करंट आई। एक ए बी हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से आई करंट पास हो रही है। क्या कह रहे हैं, P डैश इज द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन एट विच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज टू बी कैलकुलेटेड। P डैश हमारा ऐसा पॉइंट है जिस पर हमें इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ओके, अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस P डैश से स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे जो मुझे पॉइंट मिलता है वो होता है N। तो यही लिखा हुआ है कि नाउ N इज द फुट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P डैश। N इज द फुट परपेंडिकुलर, मतलब वो परपेंडिकुलर की बेस है जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया P डैश से इस स्ट्रेट कंडक्टर पर। अब आगे आते हैं, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम n। अब हमने क्या माना, देखो भाई ये जो हमारा P डैश है वो इससे परपेंडिकुलरली हमने माना कि भाई वो a लेंथ दूर है। ठीक है, वो तो हमने बात हो गई। अभी जो मैंने पढ़ा उसमें क्या करा कि हमने माना कि n से एक स्मॉल डिस्टेंस दूर एक हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर। देख पा रहा है आपको, ठीक है दिख रहा है। क्या करा हमने, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम n। भाई हमने n पॉइंट से l डिस्टेंस पर क्या करा, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करा जिसकी अपनी खुद की जो लेंथ है
है ना, अपनी जो उसकी खुद की लेंथ है इट इज dl। अब आगे आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट P डैश ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट विल बी। अब P डैश पर इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो आइडियल हो जाएगा हमारा स्मॉल एलिमेंट, तो इसकी वजह से जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे भाई, हम क्या देखते हैं, डायरेक्शन पे तो देखते हैं। तो भाई इस पॉइंट पे जिसका हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस एलिमेंट की वजह से, तो हमने माना कि भाई ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है, तभी तो हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। अब जो हमने कल आपको बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ाया था, अब हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला भी देखिए, ये था यहाँ, अब यहाँ से हमारा प्रूफ शुरू हुआ है। वो होता था dV इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने कल पढ़ाया था। तो वो स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये आया। हम यहीं से शुरुआत करेंगे, देखिए क्या होगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। देखो है क्या मसला, समझिए जरा। अब अगर मैंने dl की वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया बायोट-सावर्ट लॉ की मदद से, तो अगर मैं इस dl का इंटीग्रेशन कर दूंगा, ध्यान से सुनिएगा भाई, इस पूरे वायर की जो भी लेंथ है उसका एक छोटा सा हिस्सा ही तो है dl। अब अगर मैं इस dl का इंटीग्रेशन कर दूं, तो मैंने क्या बताया था कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे चीजों को जोड़ देना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि एक बड़ी चीज के छोटे छोटे टुकड़े कर देना। तो अभी ये dl एक डिफरेंशिएटिंग टर्म है तो हमारी dl, तो उसको अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी वो पूरे स्ट्रेट वायर की वजह से निकल कर आएगी। मीन्स मुझे आखिर में देखो कहना यही है, इस फॉर्मूले का मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। लेकिन अभी नहीं, उससे पहले मुझे कुछ बातें करना देखनी है कि मुझे कुछ टर्म्स पुट करनी है जिससे मैं इंटीग्रेशन आसानी से कर पाऊँ। देखिए जरा क्या करेंगे। अब उसके लिए हम अलग अलग चीजें निकालेंगे। भाई ये हमारा P डैश है, हमने माना कि ये पॉइंट P है ना, जहाँ पर हमारा एक स्मॉल एलिमेंट रखा हुआ है, और ये N है। तो एक ये ट्राइंगल बन गया भाई हमारा P डैश P और N, ये एक ट्राइंगल बन गया। चलिए तो देखिए, तो हम लिखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल P and P डैश, फ्रॉम ट्राइंगल P and P डैश। अब देखो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई, ये तो हमारा थीटा एंगल बना रहा है, इसकी डायरेक्शन है ना भाई। क्या मानते थे हम कि हमारे स्मॉल एलिमेंट और जिसके ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसके बीच की डिस्टेंस r लेते थे, तो यहाँ पे r भी लिख देते हैं, r वेक्टर। तो ये तो थीटा किसके बीच में है, आपकी स्मॉल एलिमेंट की जो डायरेक्शन है, ऐसे मैं कह सकता हूँ करंट की डायरेक्शन और आपकी डिस्टेंस की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। ये फिर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन और आपकी डिस्टेंस वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल है थीटा। लेकिन मैंने माना कि भाई ये जो मेरा, देखो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा आसानी होगी। P के ऊपर जो एंगल बन रहा है इस करंट एलिमेंट की वजह से, उसको हम फाई मानते हैं, क्योंकि देखो फॉर्मूले के अंदर φ1 φ2 है, तो उसको मैंने अभी क्या माना, फाई माना कि P एलिमेंट की वजह से P डैश के ऊपर जो मेरा एंगल बन रहा है इट इज फाई। देखो ध्यान से समझते जाएंगे, एक एक लाइन समझ में आ जाएगी, टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगी, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। तो फ्रॉम ट्राइंगल P and P डैश, अब देखो क्या होगा, साइन ओके थोड़ा आपकी साइड, दुकान की साइड थोड़ा इशू हो रहा है। चलिए अगर से देखो बता दें, तो मैं अभी क्या बता रहा हूँ कि फ्रॉम ट्राइंगल P and P डैश क्या लगाने वाले हैं। देखो भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सबकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है ना। जैसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस फॉर्मूले से हम निकाल भी लेते हैं ना कि T B P, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस टाइप से शायद आप लोगों ने याद कर रखा होगा। तो ये साइन आता है ना, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, नीचे वाला क्या होता है, कॉट, सेक और
कोसेक। देखो बिल्कुल मैं आपको ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको 10 की मैथ भी नहीं आती फिलहाल। तो यहाँ पे देखो तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होती है। सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो अगर मैं यहाँ से सेक फाई की वैल्यू निकालूं तो क्या आ रही है, कोई बताना चाहेगा? भाई सेक फाई हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली साइड, 90 के सामने तो ये आर हो गया, तो हाइपोटेन्यूस हो गई आर अपॉन बेस आर अपॉन एल। नहीं एल नहीं होगी दिखाएंगी, क्योंकि देखो फाई के सामने जिस एंगल को आप लेते हो कंसिडर कर दो, जैसे अभी हम फाई को कंसिडर कर रहे हैं, तो एंगल के एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो बेस तो फिर ए बचे ना, तो आर अपॉन ए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल शाबाश। तो सेक फाई की वैल्यू हमारी आर अपॉन ए आई। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आर की वैल्यू ए सेक फाई आई, ए सेक फाई। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तो देखो इस इक्वेशन में मैं आगे चल के आर की जगह पे ए इंटू सेक फाई लिख दूंगा। कभी कहो कि ये कहाँ से आ गया। अभी मैं और थोड़ा सा काम करता हूँ। ये देखिए जरा, ये ट्राइंगल हमारा सी डैश एन पी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, बच्चों वाली बात है बताने की जरूरत नहीं है, 180 होता है। अब जिसमें से एन वाला एंगल या खुद ही 90 है, तो बाकी के ये जो फाई और थीटा बचे, इन दोनों को मिला के 90 बैठेगा, तभी तो टोटल 180 होगा। तो हम ये जानते हैं कि भाई फाई प्लस 90, सॉरी फाई प्लस थीटा मिला के 90 बैठेगा, तो फाई प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से भाई थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 90 माइनस फाइव। देखो अब मैं साइन थीटा को फाइव में कन्वर्ट करने वाला हूँ। अब अगर मैं दोनों साइड साइन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस फाइव। भाई थीटा 90 माइनस फाइव निकल कर आया, तो अगर मैं दोनों साइड साइन ले लेता हूँ एंगल, तो ये साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस फाइव हो जाएगा। लेकिन साइन 90 माइनस कोई भी एंगल होता क्या है, वो होता है कॉस एंगल। ठीक है, फॉर्मूला का नहीं मालूम, ये फॉर्मूले अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का नहीं मालूम है तो मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप अपने नोट्स में लिखते जाइएगा साइड में। भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। यहाँ पे हमारा साइन 90 माइनस फाइव है, तो थीटा की जगह पे फाइव है, तो वो कॉस फाइव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाइव होती है। तो देखो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में साइन थीटा की जगह पर कॉस फाइव रख दूंगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। चलो अब थोड़ा सा काम और रह गया, वो और कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बार tan फाइव और लगाऊंगा, क्योंकि अभी एल की वैल्यू मुझे एंगल की फॉर्म में निकालनी है, मीन एल की भी नहीं, डी एल की वैल्यू मुझे एंगल के फॉर्म में निकालनी है। तो देखो कैसे निकालूंगा, भी tan फाइव, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan फाइव जरा बताएंगे आप क्या होगा, परपेंडिकुलर इज tan फाइव है तो परपेंडिकुलर सामने वाला एल अपॉन ए। शाबाश, एल अपॉन ए हो गया। लेकिन मुझे एल अपॉन ए की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो डी एल की वैल्यू चाहिए। तो डी एल की वैल्यू कैसे मैं निकालूंगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करके। घबराने वाली बात नहीं। देखो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ रही है, एल इक्वल्स टू ए tan फाइव आ रहा है। भाई मैं ए इधर ले गया। अब मैं क्या करूंगा, एल का डिफ्रेंशिएशन करूंगा। तो ये हो जाएगा, जब एल का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो डी एल किस टर्म्स में कर रहा हूँ, फाइव के टर्म्स में कर रहा हूँ। तो डी एल अपॉन डी फाइव, डिफ्रेंशिएटिंग एल विद रिस्पेक्ट टू फाइव। तो हमने एल को डिफ्रेंशिएट करा, मीन्स डी अपॉन डी फाइव ऑफ एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए। देखो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, तो इसको बाहर ले लेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी फाइव ऑफ tan फाइव। और हमेशा याद रखना कि tan थीटा का जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है। लो ये भी लिख लेते हैं, d अपॉन डी थीटा ऑफ tan थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ये भी लिख दिया हमने। तो यहाँ से डी एल अपॉन डी फाइव की क्या वैल्यू निकल कर आ रही है, यहाँ से डी एल अपॉन डी फाइव निकल कर आ रहा है हमारा a sec स्क्वायर फाइव, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पे फाइव है, तो tan का sec स्क्वायर फाइव बन गया। तो यहाँ से डी एल की क्या वैल्यू आई भाई, वो आई है a sec स्क्वायर फाइव डी फाइव। तो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करने वाले हैं हम, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 की वैल्यू इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। क्लियर।
तो अब देखो क्या होगा, तो अब डी डी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगी, देखते जाएंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई की जगह पे आई ही रहना है, डी एल की जगह पे क्या आना है भाई, ए सेक स्क्वायर 5 डी 5, ए सेक स्क्वायर 5 डी 5 डी 5। ओके, साइन थीटा की जगह पे क्या आना है भाई, कॉस फाई आना है, तो कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे क्या आना है भाई, ए भाई आर की वैल्यू ए सेक फाई है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर 5। ठीक है, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ से डी डी की वैल्यू क्या आ रही है, देखो भाई ऊपर एक ए है, नीचे ए का स्क्वायर है, तो एक कट गया, एक पावर बचेगी, और यहाँ पे सेक स्क्वायर 5 से सेक स्क्वायर 5 पूरा का पूरा गया, तो खत्म कहानी। क्या आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और क्या है कॉस फाई डी 5 अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी कहानी आगे पूरी होगी। अब मैंने क्या कहा था, तो ये तो अभी हमारी क्या चल रहा है, वही चल रहा है जो शुरुआत हुई थी कि एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। वो तो हमने थोड़ा सा बस अपने तरीके से इनकी वैल्यूज को निकाला, वो थीटा के टर्म में था सारी चीजें, यहाँ तो हमने फाई के टर्म्स में लेकर आ गए, क्योंकि हमें फाई के टर्म्स में प्रूफ भी करना है। लेकिन ये तो आए तो एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल एलिमेंट की वजह से पूछी किसने थी, पूरे वायर की वजह से पूछी है। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये जो पूरा वायर है, इसका जो टॉप है, उसकी वजह से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो ऐसे होगा, और ये जो इसका नीचे का एंड है, इसकी वजह से जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो ऐसे होगा। तो एक को फाई 1 कह देते हैं और एक को फाई 2 कह देते हैं। तो मान लीजिए ऊपर से जो ये नीचे एंगल बन रहा है, ये वाला बड़ा वाला, ये फाई 1 हो गया, और नीचे से जो ये ऊपर एंगल बना है, इसमें मैंने दिखा दिया था यहाँ पे, तो इसको हम क्या कह देंगे, फाई 2 कह देंगे। ठीक है भाई, इस एंड से जब आपने लाइन खींची तो इस परपेंडिकुलर से जो एंगल बन रहा है फाई 1, अब देखो वो हमेशा एंगल कहाँ से नापोगे आप, इस परपेंडिकुलर से नापोगे, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे हो रही है और इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर हो रही है। अब देखिए अब हम इसका क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं, क्योंकि हमें स्मॉल एलिमेंट की वजह से नहीं, पूरी की वजह से चाहिए। तो जब हम दोनों साइड इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं इसी इक्वेशन में, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड डी बी का इंटीग्रेशन करोगे तो वो बी बन जाएगा, भाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गई पूरे वायर की वजह से। सारे कांस्टेंट बाहर निकालो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ये सब बाहर निकाला। तो इंटीग्रेशन होना किसका है, कॉस फाई, क्योंकि एंगल है तो चेंज होगा। लेकिन कभी एलिमेंट इधर होगा तो एंगल कुछ और, कभी इधर होगा एलिमेंट तो एंगल कुछ और, कभी एलिमेंट इधर होगा तो एंगल कुछ और, तो एंगल वेरिएबल है। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन में लिमिट लगाते हैं, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, तो आपका कम से कम एंगल से ज्यादा एंगल। तो भाई कम से कम एंगल, अगर मैं इसको नीचे की बात मान लूँ तो ये फाई 1 मिनिमम एंगल हो गया। अब देखो ये जो एंगल है हमारा, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम माइनस फाई 1 लेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा है ना, ये आपका ऐसे बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव में लोगे आप। तो फाई 1 की वैल्यू हम फाई 1 में लेंगे, माइनस फाई 1 लिखेंगे, और अपर लिमिट में हमारा क्या आ जाएगा भाई, फाई 2। तो लोअर लिमिट माइनस फाई 1 और अपर लिमिट फाई 2। दिख भी पा रहा है आपको, छोटा छोटा दिख रहा है क्या, चलो आ ही रहा होगा समझ में। ठीक है, अब आगे देखिए, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। अब कॉस फाई का इंटीग्रेशन करना है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन। तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है हमारा साइन फाई। ये साइन फाई हो गया, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे तो करते हो, तो माइनस फाई 1 नीचे और फाई 2 प्लस वाला ऊपर।
ओके, बस अब तो हो गया क्वेश्चन। अब लिमिट पुट कर देंगे इसके अंदर। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। तो एक बार फाई की जगह पे फाई 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन फाई 2, माइनस एक बार फाई की जगह पे माइनस का फाई 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन माइनस का फाई 1। और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। लो भाई एक फॉर्मूला बनाया क्या कि साइन एंगल किसी माइनस थीटा का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन ऑफ माइनस फाई 1 की जगह पे मैं माइनस का साइन फाई 1 लिख दूंगा, जो कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस जी साइन फाई 1 हो गया प्रूफ फॉर्मूला। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, साइन फाई 1 बाद में आया, एक ही बात है, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो ये हमारा डेरिवेशन थी जो कि बिना प्रैक्टिस करे आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन कोई लंबा चौड़ा नहीं है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चौड़ी है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री है। तो जरा इसको एक बार ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखिए, और कोई भी लाइन अगर नहीं आई हो तो आप मुझसे दोबारा पूछें, मैं दोबारा बताऊंगा। और जिसके समझ में आया तो वो हैंड रेस करें ताकि मुझे पता चल जाए वो डाउट है या नहीं। ओके, दीपांगी एंड लगेगा, डू यू हैव एनी डाउट? ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, सबके समझ में आ गया। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। अब हम इसी फॉर्मूले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, है ना, कि अब हम इससे क्या बातें निकाल सकते हैं। मैं सबको रख कर देता हूँ अभी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ दिस कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। ये तो वही है राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 जो कि कराया था। अरे भाई, इस कंडक्टर की वजह से इस P डैश के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन, जिसका हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया है, वो डायरेक्शन किधर होगी, तो राइट हैंड पाम रूल जो कराया था। अरे भाई, थंब अपना थंब करंट के डायरेक्शन में रखो, करंट नीचे तो ऊपर जा रही है तो ऐसे कर दीजिए, और फिंगर उधर रखिए जिधर जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उधर कर दी। तो डायरेक्शन ऑफ पुश बाय पाम, अंदर को हम पुश कर रहे हैं तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इस केस में नीचे, नीचे मतलब डाउनवर्ड नहीं, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, या फिर इनवर्ड कह सकते हो, वो जाएगी। और अगर भाई ये डायरेक्शन करंट के ऊपर से नीचे हो जाती तो फिर हम थंब क्या करते, नीचे कर देते। जब थंब नीचे करते तो ऐसा हो जाता, तो फिर हाथ ऐसा खुलता हमारा, तो फिर इधर को आप पुश कर दो तो करंट फिर हमारी बाहर होती, मीन्स आउटवर्ड होती, करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। पहला पॉइंट वही है, सिंपल। सेकेंड पॉइंट, दिस फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जाहिर सी बात है कि जब आपकी ये तो इनवर्ट जा रही है या आउटवर्ड जा रही है, तो जिस प्लेन में आपका जो कंडक्टर रखा है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी। भैया हमारा मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में अगर ये कंडक्टर रखा हुआ है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है या तो पॉजिटिव डायरेक्शन जाएगी, मतलब बाहर की तरफ, या फिर अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर जाएगी। ओके, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड वन है, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर कह रहे हैं पुट φ1 φ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपका ये जो कंडक्टर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, भी जरा सोचिए
कि अभी इसकी लेंथ इतनी है ना, n पॉइंट से लेके b के लेंथ जो है अभी हमारी इतनी आपको दिख रही है, तो एंगल इतना बड़ा है। अगर मैं इस लेंथ को और बड़ा कर दूंगा, मान लीजिए यहाँ तक मैं बढ़ा देता हूँ, तो ये जो मेरा एंगल है अभी जो कि यहाँ से यहाँ हुआ वो और बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा। लेकिन अब अगर ये बहुत ही लंबा हो गया, हाँ, लेकिन अब अगर ये बहुत ही लंबा हो गया तो फिर उस केस में क्या होगा, ये जो हमारा एंगल है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। समझ पा रहे हो भी? ऐसे अगर मैं नीचे की बात करूँ, ये NA है, तो ये हमारे इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर हो जाए तो ये एंगल बढ़ के इतना हो जाएगा, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो वही बात कही जा रही है यहाँ पर कि भाई φ1 और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी जब हमारा वायर क्या हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो। ओके, ये बात इसमें क्या जा रही है। तो हम फॉर्मूले के अंदर क्या पुट कर देंगे, अभी देखो B इक्वल्स टू μ0/4 I अपॉन R, φ1 की जगह पे 90, तो ये हो जाएगा sin 90, प्लस φ2 की जगह पे 90, तो ये हो जाएगा sin 90। तो B की वैल्यू क्या आएगी भाई, μ0/4 I अपॉन R। अब sin 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1, प्लस sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो μ0/4 I अपॉन R इंटू 2, तो क्या आएगा, ये 2 2 4 गया। तो यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है μ0/2 I अपॉन R। ठीक है, तो ये हमारा वो फॉर्मूला हो गया जब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है आप एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से निकाल रहे होंगे, और ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो। ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। क्या कह रहे हैं, इफ द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन मीन्स P डैश लाइज ऑन द कंडक्टर, मतलब ये जो हमारा P डैश पॉइंट है ये कहाँ हो, ये हमारे कंडक्टर के ऊपर ही रखा हुआ हो, मतलब कंडक्टर में यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, कंडक्टर से बाहर नहीं, कंडक्टर पे अगर रखा हुआ है तब क्या होगा। तो तब क्या करना, φ1 की जगह पे आप 0 डिग्री रख देना और φ2 की जगह पे 180 डिग्री रख देना। देखो कैसे होगा। देखिए भाई, अगर ये मेरा P डैश यहाँ पे आ जाए, है ना, अगर ये P डैश यहाँ पे आ जाए तो भाई मैं क्या मानूंगा, एक तो भाई मेरा भाई कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, या तो भाई मेरा ये जो P डैश पॉइंट है ये करंट के मैं अलोंग मान लेता हूँ। तो अगर मैं ऊपर से उसके अलोंग मान रहा हूँ, मीन्स दोनों को सेम डायरेक्शन में मान रहा हूँ, तो फिर तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। लेकिन अब अगर मैं नीचे वाले पॉइंट से मानूंगा तो फिर वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से φ1 की वैल्यू क्या होगी, 0 मान लीजिए। दोनों में से किसी को भी आपको एक को 0 मानोगे तो एक को 180 मानना पड़ेगा, तो φ2 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी B की वैल्यू क्या आ रही है भाई, तो वो आ जाएगी μ0/4 I अपॉन R साइन 0 प्लस साइन 180। अच्छा अब ये बताओ तो भाई साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड, जब ये 0 0 हो गए दोनों और 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। मीन्स जिस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, तो उस कंडक्टर के ऊपर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेक करना चाहोगे तो वो 0 होती है। ये फोर्थ पॉइंट हमने बता दिया आपको। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट। कह रहे हैं इफ पॉइंट लाइज एट वन एंड एंड अदर एंड ऑफ द कैपेसिटर, मतलब सॉरी कैपेसिटर नहीं कंडक्टर, मतलब क्या कह रहे हैं,
अच्छा ये कहना है इफ वन पॉइंट लाइज एट वन एंड एंड द अदर लाइज, अच्छा समझ में आ गई बात, मैं कुछ और समझ लूँ कि भाई मान लीजिए हमारा जो कंडक्टर है वो इनफाइनाइटली, भाई हमारा जो पॉइंट है भाई ये बी है और ये ए है, वाई हमारा ए बी है ना, तो इस जगह पे हमारा अगर पी डैश है, इस जगह पे अगर हमारा पी डैश है तो यहीं पे हमारा पॉइंट रखता है, और जो हमारा दूसरा वाला जो एंड है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो भाई इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वाले कंडक्टर की वजह से भाई इसके ऊपर जो एंगल बन रहा होगा वो भाई बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर वही वाली बात है कि ये जो फाई है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। और भाई इस लाइन की वजह से जो फाई वन जो होगा वो तो कुछ है ही नहीं, तो वो जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात भाई। अगर एक जैसे कि भाई मैंने यहाँ पे पी डैश लिया था, तो पी डैश कहाँ है, पी डैश मान लीजिए यहाँ आ गया, तो एक एंड पे मेरा पी डैश है और जो दूसरा वाला है वो मेरा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर मेरी जो फाई वन की वैल्यू है फाई वन की वैल्यू वो 0 डिग्री हो रही है, और यहाँ से फाई टू की वैल्यू हमारी 90 डिग्री हो रही है। तो हम फाई वन और फाई टू की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी भाई, μ0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, भाई साइन फाई वन की जगह पे 0 रख रहे हो तो साइन 0 0 हो जाएगा और साइन 90 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई भाई, μ0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, ओके, am I audible? हाँ, तो वो कुछ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ भाई। ये वाला समझ में आया, वो एक्चुअली कोई आ गया था। देखो भाई पॉइंट क्या था हमारा ये वाला कि भाई अगर देखिए हमारा कंडक्टर है, अभी तो हम निकाल लेते कि बीच में हमारा पॉइंट है, तो इस पे हम निकाल लेते इस कंडक्टर की वजह से इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब हमारा अगर पॉइंट यहाँ हो जाए, इस कंडक्टर के एंड के अलोंग हो जाए, तो फिर क्या होगा भाई, जब इधर था, जब भाई बीच में था तो ऊपर वाले की वजह से भी कुछ एंगल बन रहा था, नीचे वाले की वजह से भी कुछ एंगल बन रहा था। लेकिन अब जब वो यहाँ पे नहीं होके यहाँ पर आ गया, तो अब ऊपर वाले की वजह से तो कुछ एंगल बन ही नहीं रहा। फिर जब यहाँ पर आया तो ऊपर वाले की वजह से तो एंगल 0 हो गया, तो फाई वन की वैल्यू मेरी 0 हो गई। और कह रहे हैं जब मेरा दूसरा वाला जो एंड है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब इतना लंबा हो जाएगा, तो ये जो मेरा फाई है जिसको मैं फाई 2 कह देता हूँ, तो ये फाई 2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं फॉर्मूला में पुट किया मैंने μ0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, तो साइन फाई वन की जगह पे 0 आ जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, और यहाँ पे साइन फाई 2 मीन साइन 90, तो साइन 90 की जगह पर 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे पुट किया, 0 तो गया, 0 + 1 1, उससे मल्टीप्लाई करी तो μ0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर ही आएगा। ये थी यहाँ पे इसके अंदर बात।
हाँ जी, तो बताइए लबीबा एंड अलंकृता, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है? ऐसा तो नहीं कुछ समझ में नहीं आया कि भाई ये जीरो कैसा आएगा? आ गया, वेरी गुड। लबीबा आपकी मेरी वॉइस समझ में नहीं आई, हैंड रेस कर दिया तो समझ में आया, ऐसे कुछ पूछ। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या बात है, कहने से पहले समझ में। और दीपांगी कोई डाउट? ठीक है, और बलवीर आ जाएगी। चलिए, तो आज तो फिर मेन हमारी पूरी क्लास इसी के ऊपर ही हो गई। अब थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये चीज आपने ऐसा नहीं आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है? तो देखिए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो हम यहाँ से हटा देते हैं, ये टॉपिक हो चुका है पूरा, और इसके बारे में बात नहीं करनी। मैग्नेटिक, जैसे कभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ा था ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फिर हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ा था। ऐसे यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी हमने, अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। देखो भाई, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? अगर हमारा कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर एक हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें जो करंट है हमारी, अगर मैं इसको ए बी कह दूं, तो बी से ए डायरेक्शन में हमारी करंट जा रही है, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसकी वजह से इसके आसपास क्या होंगी? मैग्नेटिक लाइंस होंगी, क्योंकि भाई हमने अभी क्या निकाला, आसपास सब तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? मैग्नेटिक लाइंस, भाई मैग्नेटिक लाइंस होती नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें बताती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस टाइप से होंगी? तो उसको कहने का तरीका क्या है? पहले थ्योरी पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं ग्रैस्प द कंडक्टर इन राइट हैंड। क्या करो? जैसे कि भाई हमारा कंडक्टर है और भाई नीचे से ऊपर कैप की तरफ हमारी क्या जा रही है? करंट जा रही है। तो इस कंडक्टर को अपने हाथ से पकड़ लीजिए, पकड़ लिया ऐसे करके। देखो आगे क्या कह रहे हैं? इन सच अ वे दैट द थंब इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और आपको कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ना है कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, आपका थंब जो है ये उस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखो मैंने, ये हमारा कंडक्टर है, नीचे से ऊपर करंट जा रही है, तो मैंने थंब ऐसे पकड़ा है कि भाई ऊपर डायरेक्शन में हमारी करंट है। तो आगे क्या कह रहे हैं? द कर्लिंग ऑफ फिंगर। अब ये जो जिधर मेरी उंगलियां मुड़ी हुई है ना, ये द कर्लिंग ऑफ फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये जो हमारी उंगलियां जिधर मुड़ी हैं, तो वो उंगलियां मुड़ी हुई हमें, ये जो हमारे इसके अराउंड जो सर्कुलर या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होंगे, तो उन सर्किल्स में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमें देगी। देखो इसके अलावा क्या होगा? ऐसे ऐसे रिंग टाइप में हमारी क्या होगी? मैग्नेटिक लाइंस होंगी। लेकिन इसको मैं आपको दिखा तो नहीं सकता 3D में, लेकिन इस टाइप के हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होंगे इसके अलावा, ठीक है? इस टाइप से कुछ परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ये ऐसा है, ये आपके सर्किल्स ऐसे होंगे इस टाइप के, ऐसे देखो ये इस टाइप के आपके सही सर्किल्स होंगे, मीन्स इसके परपेंडिकुलर, हमारे कंडक्टर और इसके इस टाइप के परपेंडिकुलर होंगे। तो इनकी डायरेक्शन कैसी होंगी? अगर मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूँ तो मेरी उंगली ऐसे घूम रही है ना, ऐसे, तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, ऐसे ऐसे। जब मेरी उंगली ऐसे घूम रही है, ऐसे पकड़ने पे तो ऐसे ऐसे तो होगी, तो मीन्स
इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, तो ये लिखा हुआ है दे आर कॉन्सेंट्रिक लाइंस। तो हमारी ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होती हैं, दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल। दूसरी बुलेट में क्या लिखा हुआ है कि द प्लेन ऑफ दीज सर्किल्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर। भाई ये जो हमारे सर्किल्स हैं इनके जो प्लेन है भाई वो इस टाइप के हैं, और जो हमारे कंडक्टर है वो इस टाइप का। तो ये जो प्लेन है हमारी इसके परपेंडिकुलर हो गई। ओके ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। अब एक टॉपिक और आता है, वो थोड़ा सा और देख लीजिए बस। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। मतलब अगर हमारी एक ऐसा वायर जो कि सर्कुलर शेप में है, तो उसकी वजह से उस सर्कुलर वायर का जो सेंटर होगा उस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसका आगे हम काफ़ी फॉर्मूलेज में भी यूज़ करने वाले हैं। तो वो इजी है, कोई लंबा टॉपिक नहीं है। पहले तो ये बताइए कि भाई इसकी कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और उसकी डायरेक्शन दिखाना आपको आया या नहीं आया? ये एक बार फिर बता लें। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। भाई अब मानिए कि भाई हमारा करंट ऊपर से नीचे जा रहा है ऐसे, तो इसके अलाउंग क्या होगी, मैग्नेटिक लाइंस होंगी। तो मुझे बस आप इतना बता दीजिए कि जो मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। फटाफट बहुत तेजी के साथ। क्लॉकवाइज होगी। कैसे आया भाई, क्या पकड़ो, अब हमारे नीचे जा रही है ना करंट, तो ऐसे पकड़ लीजिए। जब हमने ऐसे पकड़ा तो उंगली हमारी ऐसे घूम रही है। ऐसे घूमने का मतलब ऐसे पकड़ा ना, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब इस बार डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज हो जाएगी। चलिए समझ में आ गया। लेविबा अलंकृता आपके ओके। चलिए देखते हैं आगे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। देखिए भाई एक ये हमारा वायर है जिसको हमने सर्कुलर शेप दे दिया और उसके अंदर जो करंट है वो ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ये इसका सेंटर हो गया। तो इस करंट आई ये जो घूम रहा है इस वायर के अंदर, उसकी वजह से सेंटर के ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो है। वो क्या होगी अगर ये निकालना आ जाए तो कैसे करोगे? तो भाई हम मानते हैं कि भाई ये जो हमारा वायर है इसकी रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है। हमारे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है। तो आगे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या करें। अब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। तो देखिए भाई क्या करें, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट या करंट एलिमेंट वेक्टर ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अगर आपको सेंटर पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, तो क्या करो, इसके सर्कमफेरेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करिए। ओके उसके बाद क्या करें, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट ओ। तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस सेंटर के ऊपर क्या मैग्नेटिक फील्ड है ये निकाल लीजिए, ठीक है। ये हमारा सेंटर ओ है, ये हमारे स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर करा, तो इसकी वजह से हम निकालेंगे। अब देखो ये ऐसे घूम रहा है, तो इस करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, तो मीन्स इस टाइप से होगी। करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है टेंजेंट के अलॉन्ग है तो इस टाइप से होगी, तो ये 90 डिग्री का होगा भाई। तो हम लगाते हैं वही अपना पुराना फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का, बायोट-सैवर्ट लॉ से जो आया था, विच इज μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मेरा जो स्मॉल करंट एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन ये, और मेरा जो डिस्टेंस है r वेक्टर उसकी डायरेक्शन ये, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा की जगह पे साइन 90 पुट कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा μ0/4π I dl
साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो लिख ही नहीं रहे, अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, अब जरा एक चीज और देखिए, ये जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड आई है वो तो एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से आई है। स्मॉल एलिमेंट की वजह से किसने पूछे आपसे, आप सिर्फ पूरे जो हमारा सर्कुलर वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है। तो फिर आप इसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड इसका बताओ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो जब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो भाई डी बी का क्या हो गया डी, अब जितने भी कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लीजिए। तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल होना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, अभी जो हमारा करंट एलिमेंट हमने लिया था वो इसकी सर्कमफेरेंस पे लिया था जो कि एक छोटा सा हिस्सा था। अब मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको जोड़ देता है। तो ऐसे ऐसे इन सारे छोटे हिस्सों को जब हम जोड़ेंगे तो ये पूरी सर्कमफेरेंस बन जाएगी। समझ में आ रही है भाई, एक स्मॉल एलिमेंट डीएल मैंने यहाँ पे लिया था ना इसकी सर्कमफेरेंस पे, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो वो तो मेरा पूरा सर्कल की सर्कमफेरेंस बन जाएगी ना जोड़ के। तो वो क्या होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। पाई से पाई गया, आर से एक आर गया, 2 से एक 2 गया, यहाँ से आया हमारा क्या म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। ये हमारी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड वही निकल कर आई ड्यू टू क्या, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई तो वो हम आज नहीं देखेंगे, वो उसको हम कल करेंगे कुछ रीजन की वजह से। तो आगे से हम वही कल से कंटिन्यू करते हैं। भैया पहले ये बताओ, आज मैंने जितने भी पढ़ाया कोई आपको डाउट कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, अगर जिसके समझ में आ गया है तो वो मुझे बता दे कि क्लियर है। अलंकृता गॉट इट, दीपांगी, लबीबा एंड दलवीर, कुछ पूछना है आपको? लबीबा एंड दलवीर, मुझे सुन पा रहे हैं आप दोनों? अरे आ रहे हैं। चलिए फिर आज के लिए बस इतने रहने देते हैं, और 4, 5 से हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास शुरू करेंगे केमिस्ट्री ग्रुप के लिंक से। ओके, जी जी अलंकृता पूछे। अच्छा, स्कूल से आपका मैसेज आ गया वैसे कंफर्म?